नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज अगले ही क्रम में आज आपके लिए लेके आए हैं रणथंभौर के चौहानों को। इससे पहले अपन शाकंभरी के चौहानों को पढ़ चुके हैं। शाकंभरी के चौहानों में अपन सबसे पहले अजयराज को पढ़ा, उसके पुत्र अनुराज को पढ़ा, अनुराज के बाद पितृदंत शासक जो जगदेव था उसको पढ़ा, जगदेव के बाद विक्रमराज को पढ़ा और कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान को। जिसने वो क्लास नहीं देखी जाके देख ले। आज की अपनी जो क्लास है ये 10 नंबर की है। इससे पहले अपन 9 क्लासें ले चुके हैं। सारी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको सबसे लाइन से पढ़ते हुए आए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज अपन शुरू करेंगे रणथंभौर के चौहानों को। तो जो रणथंभौर के चौहान है, इसका अगर संस्थापक देखा जाए तो वो था गोविंदराज। कौन था संस्थापक? गोविंदराज। रणथंभौर में इल्तुतमिश आक्रमण करता है। इसके आक्रमण को विफल वीर नारायण करता है। वीर नारायण को फिर बाद में इल्तुतमिश धोखे से मरवा देता है। इसके बाद आता है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन सबसे युद्ध करता है और ऐसे करते ये पूरी रणथंभौर की सागा चलती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको अपन क्रम इस क्लास में पूरे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रणथंभौर के चौहान में संस्थापक की। तो रणथंभौर के चौहान वंश का अगर संस्थापक देखा जाए तो ये आपने पहले भी देखने गया था। अगर आपने क्लासें देख ली होगी तो, अगर क्लास ना देखी हो तो इसके बाद वापस देख लेना। ठीक है, तो संस्थापक है गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। अगर रणथंभौर के प्रारंभिक शासक देखे जाए तो एक तो था गोविंदराज, एक था वल्हण, एक था प्रहलादन वीर, एक था वीर नारायण, एक था वाघभट्ट और एक था जयद्रथ सिंह। तो ये सब इसके प्रारंभिक शासक थे। होता यूं है कि 1226 में रणथंभौर का वो शासक जिसे समय इल्तुतमिश आक्रमण करता है वो कौन था? वो था वल्लण देव। कौन था? वल्लण देव। इसके समय 1226 में रणथंभौर पर सबसे पहला आक्रमण होता है और आक्रमण कौन करता है? दिल्ली का सुल्तान जो था इल्तुतमिश, वो आक्रमण करता है। इसके बाद देखते हैं कि वह शासक जिसने इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसने दिल्ली बुलाया और धोखे से मरवा दिया। वो कौन था? वो था वीर नारायण। कौन था? वीर नारायण। दजिया सुल्तान के समय समकालीन शासक देखा जाए तो वो था वाघभट्ट। कौन था? वाघभट्ट। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय रणथंभौर का शासक देखा जाए तो वो था जयसिम्हा। कौन था? जयसिम्हा। तो इस साइड में सबसे पहले चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज। रणथंभौर का प्रारंभिक शासक है एक तो गोविंदराज, एक वल्लण देव, एक प्रहलादन वीर, एक वीर नारायण, वाघभट्ट और जयद्रथ सिंह। 1226 में रणथंभौर का वो शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया वो था वल्लण देव। वो शासक जिसने इल्तुतमिश के समय आक्रमण को विफल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली बुलाया और उसको धोखे से मरवा दिया। तो वो कौन था? वीर नारायण। रजिया सुल्तान के समय समकालीन शासक देखा जाए तो वो था वाघभट्ट और नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय रणथंभौर का शासक देखा जाए तो वो था जयसिम्हा। तो ये सब इसराइल में था। इसराइल में जितनी भी चीजें दिखाई गई है सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी छटा जाए तो एक दूसरा संस्थापक गोविंदराज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था, तो डायरेक्ट आंसर अपना है गोविंदराज। इसके बाद प्रारंभिक शासकों में वो गोविंदराज आएगा, वल्लण देव इंपोर्टेंट है, वीर नारायण इंपोर्टेंट है, वाघभट्ट इंपोर्टेंट है और जयद्रथ सिंह इंपोर्टेंट है। 1226 में ये जो हुआ ये पूरा इंपोर्टेंट है, क्योंकि उस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से सन में दिल्ली के सुल्तान आक्रमण के लिए रणथंभौर आता है, तो 1226 में आता है। उस समय वहां का शासक कौन था? तो वल्लण देव था। ये इस प्रकार से इंपोर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि जब इल्तुतमिश ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया तो उसको विफल करने वाला कौन था और किसको वहां बुला के दिल्ली बुलाकर इल्तुतमिश ने मरवा दिया था? तो वो था वीर नारायण। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि रजिया सुल्तान के समकालीन शासक, तो आपको करके आना है वाघभट्ट। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय रणथंभौर का शासक पूछ ले तो आपको करके आना है जयसिम्हा। तो ये रणथंभौर की एक पृष्ठभूमि हो गई है। इसके बाद अपन हमीर देव चौहान को पढ़ने वाले हैं, उसको पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। अब रणथंभौर में
जितने भी साके होंगे, आक्रमण होंगे, उन सबको अपन लाइन से देखने वाले हैं। तो आप इसका ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमीर देव चौहान के बारे में। तो हमीर देव चौहान के बारे में सबसे पहले अपन शुरू करते हैं उनके माता पिता के नाम से और आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले अगर इनके पिताजी देखे जाए तो इनके पिताजी थे जैत्र सिंह जी। कौन थे? जैत्र सिंह। माता इनकी देखी जाए तो हीरा कंवर। कौन थी? हीरा कंवर। पिता देखे जाए तो जैत्र सिंह, अब माता अगर देखी जाए तो हीरा कंवर। अब इसके बाद अगर इनके गुरु देखे जाए तो इनके गुरु थे राघव देव। कौन थे? राघव देव। दरबारी कवि देखे जाए तो बीजादित्य। बीजादित्य। और अगर कोटिजन यज्ञ के पुरोहित देखे जाए तो ये थे विश्वरूप। विश्वरूप। तो अपने पिताजी देख लिए जैत्र सिंह, माताजी हीरा कंवर, गुरु राघव देव, दरबारी कवि बीजादित्य, कोटिजन यज्ञ के पुरोहित विश्वरूप। और समकालीन दिल्ली के शासक देखे जाए तो आप इसे ध्यान रखना, JAK, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के चाचा थे। ये दोनों चाचा भतीजा थे। कौन थे? चाचा भतीजा। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी के लिए अलाउद्दीन खिलजी से ही संघर्ष करता है और इनकी गद्दी को हड़प लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो इसके बाद शुरू करते हैं। ये तो होगा इसकी सामान्य जानकारी। इसके बाद देखते हैं कि हमीर देव जो चौहान थे इनकी जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमीर महाकाव्य, जिसको लिखा नयन चंद्र सूरी ने। हमीर रासो, जिसको लिखा जोधराज और सारंगधर ने। अगला है हमीर बंधन। हमीर बंधन को लिखा अमृत कैलाश ने। अगला है हमीर हट और सुरजन चरित्र, जिसको लिखा चंद्रशेखर ने। और हमीरायण, जिसको लिखा भावुक व्यास ने। हमीरायण को किसने लिखा? भावुक व्यास ने। इसके बाद जलालुद्दीन और हमीर देव का संघर्ष देख लेते हैं। तो हमीर देव और जलालुद्दीन के लिए संघर्ष होता है। सबसे पहले 1290 के समथिंग जैन दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी इन पे करता है क्या? आक्रमण करता है। तो उस आक्रमण में हमीर देव का सेनापति मारा जाता है। हमीर देव का सेनापति कौन मारा जाता है? गुरदास सैनी, ये मारा जाता है। जीत नहीं सकने के कारण जो जलालुद्दीन खिलजी है ये बोलता है कि 110 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बार के बराबर भी नहीं समझता। ये ऐसा किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो एक बार हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनके पिताजी जैत्र सिंह, माता हीरा कंवर, गुरु राघव देव, दरबारी कवि बीजादित्य, कोटिजन यज्ञ के पुरोहित देखे जाए तो विश्वरूप थे। समकालीन दिल्ली शासक देखे जाए तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत देखे जाए तो हमीर महाकाव्य, जिसको नयन चंद्र सूरी ने लिखा। हमीर रासो, जिसको जोधराज और सारंगधर ने लिखा। हमीर बंधन, जिसको अमृत कैलाश ने रखा। हमीर हट सूरज चरित्र, जिसको चंद्रशेखर जी ने लिखा। हमीरायण, जिसको भावुक व्यास ने लिखा। हमीर देव के ज्यादा अगर स्रोत देखे जाए तो उनकी सबसे आगे हमीर 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 लिखा हुआ हो तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछेंगे तो डायरेक्ट पता लग जाएगी ये तो हमीर के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर इनके लेखक, तो ये लेखक को ध्यान रखें, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा। हमीर रासो जोधराज एवं सारंगधर ने लिखा। हमीर बंधन अमृत और कैलाश जी का बंधन है, क्योंकि जो अपने भोले बाबा थे महादेव जी, उन्होंने अमृत कलश निकाला था, तो इससे आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमीर हट और सुरजन चरित्र देख रहे हैं तो चंद्रशेखर हमीर जो है अपने हट के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। कौन था? हमीर देव चौहान। अगर इसने एक बार हट कर ली कि मुझे ये करना है तो ये मुझे करना ही है। इसके लिए एक कहावत भी है हमीर के लिए, हमीर देव चौहान के लिए। कहावत जैसी है, समन सतपुरुष वचन कदलित फलत एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लिए कहावत है कि ये अपने हट के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अगर हमीर ने एक बार हट कर ली तो फिर हमीर पीछे नहीं हटने वाला था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया है, आप ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। इसमें इसकी सब जितने भी देव है सब इंपॉर्टेंट है,
इसको अच्छे से देख लेना। फिर भी एक बार अगर देखना चाहो तो एक तो जानकारी देने वाले स्रोत इंपॉर्टेंट है, इसके समकालीन दिल्ली शासक जो भी थे ये इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए जाए तो अपनी पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है इस बार। रणथंभौर के चौहानों में जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इतना पढ़ लोगे तो यही आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलते हैं अपन इसके अगले आने वाले आक्रमणों में। ठीक है, अभी तो हमने जलालुद्दीन और अमीर देव का संघर्ष देखा है, इसके बाद अपन अमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। दोस्तों शुरू करते हैं अमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। तो इधर तो अलाउद्दीन और अमीर देव चौहान दोनों आ गए हैं। सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और इसके कारण देखे जाए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इस युद्ध के। तो सबसे पहले दोस्तों साम्राज्य विस्तार, तो सबसे पहला कारण इसका था साम्राज्य विस्तार की नीति, यानी कि अपनी सीमाओं को बढ़ावा देना। दोनों एक महत्वाकांक्षी शासक थे, दोनों सोचते थे कि जरा क्षेत्र मेरा हो और अलाउद्दीन खिलजी सोचता था कि जरा क्षेत्र मेरा हो। इसके बाद रणथंभौर जो दुर्ग था ये व्यापारिक मार्ग के मध्य में स्थित था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी और ये सब व्यापार करते थे तो बीच में आता था रणथंभौर। और रणथंभौर दुर्ग को अगर जीत लिया जाए तो व्यापार में करने में आसानी हो। कारण देखा जाए तो जो अमीर देव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के जो भगोड़े सैनिक थे उनको शरण देना। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक थे, इसमें एक सैनिक था महमूद शाह और इसकी एक प्रेमिका थी चिमना मराठा। क्या प्रेमिका कौन थी? चिमना मराठा, ये इसकी प्रेमिका थी साहब। तो अलाउद्दीन खिलजी की ये बेगम थी, पत्नी। तो एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी की बेगम और मोहम्मद शाह का सेनापति था, तो सेनापति और इनकी बेगम के साथ क्या थे? प्रेम संबंध। और इसको लेकर अमीर देव चौहान के पास पहुंच जाते हैं और इनके साथ केहब्रू, बर्क और इल्च ये सब भी इसके साथ आते हैं और अमीर देव चौहान इसको दे देते हैं शरण। मोहम्मद शाह की प्रेमिका चिमना मराठा के साथ में थी। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है अमीर देव चौहान से कि आप मेरे जो सेनापति हैं इनको मुझे वापस कर दीजिए, ये गद्दार है। और अमीर देव चौहान बोलता है कि ये मेरे शरणागति है, ये अपनी मर्जी से मेरे पास आए हैं, अगर ये अपनी इच्छा से आपके साथ जा रहे हो तो आप ले जा सकते हैं, और अगर आप जबरदस्ती करो तो हम युद्ध के लिए तैयार है, आप युद्ध कर सकते हो। तो एक कारण ये भी था युद्ध होने का। इसके बाद सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रणथंभौर दुर्ग पर। पहला आक्रमण कब होता है? 1299 ईस्वी में। इस युद्ध को हिंदुआ घाटी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुआ घाटी का युद्ध। तो रणथंभौर का पहला दुर्ग होता है, कब होता है? 1299 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति देखे जाए तो उलुग खां, एक अल्फ खां, एक नुसरत खां। अमीर देव चौहान का सेनापति देखे जाए तो भीम सिंह और धर्म सिंह। इसमें भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु। किसकी होती है? भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु। मृत्यु कैसी होती है? जब लूट का माल लेकर अमीर देव के सेनापति थे दोनों, भीम सिंह और धर्म सिंह, ये वापस अमीर देव चौहान के पास रणथंभौर पहुंच रहे थे, तो उनको वहां से तो धर्म सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक भागते हुए नजर आते हैं। तो भीम सिंह बोलता है धर्म सिंह ने कि आप इस लूट के सामान को लेके रणथंभौर पूछिए और मैं जल्दी से इन सेनापतियों, इन जो सैनिक है इनको निपटा कर वापस आता हूँ। और गलती ये हो जाती है कि धर्म सिंह वापस आ जाता है कहाँ? रणथंभौर, और अकेला भेज देता है भीम सिंह। सेना उधर सेना की कुछ एक टुकड़ी थी जिसने भीम सिंह को पकड़ के वही निपटा दिया, और इसमें भीम सिंह की हो गई मृत्यु। ठीक है, तो भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद देखते हैं अपन रणथंभौर का दूसरा युद्ध और दूसरा आक्रमण जो जलालुद्दीन दोबारा करेगा, और उसमें जलालुद्दीन की विजय होने वाली है। तो ले लीजिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट। इसके बाद करते हैं अपन स्लाइड को शुरू। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं रणथंभौर का दूसरा आक्रमण। रणथंभौर का दूसरा आक्रमण होता है 1301 ईस्वी में। कब होता है? 1301 ईस्वी में। और इस पर
अलाउद्दीन द्वारा अधिकार किया जाता है 11 जुलाई 1301 में। इसमें अगर अमीर के सेनापति देखे जाए तो रणमल, रतिपाल, मोहम्मद शाह, गर्बरुख, बेचर, टीचर और केहब्रू, ये सब थे। अगर अमीर के गद्दार देखा जाए, अमीर देव चौहान जिन्होंने गद्दारी की वो थे, एक तो रणमल था, एक रतिपाल था और एक सुरजन शाह था। रणमल और रतिपाल ने सुरजन शाह जो खान बाबा थे, यानी कि जो रसोईया का काम करते थे, उनके साथ मिलकर इनके खाने में और जो कुआ पानी पीने की व्यवस्था थी उसमें गाय और हड्डियों का मांस ये सब इनके खाने में और पानी में मिला दिया गया। इसके मिलाने के कारण जो चौहान शासक थे हमीर देव और इसके जितने भी सारे सेनापति वगैरह थे, इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और इस वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी है इस पर कब्जा कर पाया है। अगर अमीर देव चौहान के साथ ये गद्दारी नहीं करते रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह, तो आज इतिहास देखने को अलग ही होता। इन्होंने गद्दारी करने के कारण ही इस युद्ध को हारा है, वरना अलाउद्दीन खिलजी इसी कोई औकात नहीं थी जो अपने शासकों को परास्त कर सके, और अगर परास्त नहीं करता तो इतिहास का कुछ और ही होता। राजस्थान में जितने भी साके हुए हैं, जितने भी दुर्ग जीते गए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई गद्दार रहा ही है। इसमें भी जो गद्दारी अहम भूमिका निभाई है और रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह ने निभाई है। सुरजन शाह ने रसोईया होने के कारण इनके खाने में हड्डियों का चूरमा, मांस, गायों का मांस, ये सब मिलाने के कारण जो सारी सेना थी उसने खाने पीना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से ये कमजोर हो गए और इनको युद्ध के लिए कमजोरी व्यवस्था में जाना पड़ा। तो अमीर के गद्दार देखे जाए तो रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह थे। रणथंभ मोर्चे पर अलाउद्दीन का जो अधिकार हुआ है वो हुआ है 11 जुलाई 1301 में। अमीर की रानी रंग देवी और बेटी देवल दे ने जोहर किया। कब किया? जब इस पर अधिकार हो गया तब। अपने देश की रानी और महारानी उस टाइम कितनी थी? इन्होंने पद्मना तालाब में जल जोहर किया। पद्मना तालाब में जल जोहर किया। रानी रंग देवी और बेटी देवल दे के साथ जितने भी दासियां थी उन के साथ मिलकर इन्होंने जल जोहर को दिया, और रणथंभौर का ये पहला जल जोहर था। यानी राजस्थान में पहला जल जोहर भी पूछा जाए तो ये अमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, जब रणथंभौर पर 1101 में विजय अधिकार हुआ था। उस टाइम पे रणथंभौर की विजय के बाद कहा गया कि आज कुफ्र का गढ़ जो है जो इस्लाम हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, इसका मतलब होता है धर्म विरोधी। और ऐसा किसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया? तो ऐसा कहा गया है अमीर खुसरो द्वारा। किसने कहा है? अमीर खुसरो द्वारा। यानी कि आज धर्म विरोधी जो अलाउद्दीन के खिलाफ था उसका गढ़ इस्लाम हो गया है, यानी आज यहाँ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। तो एक बार इसका आक्रमण दोबारा देख लेते हैं। रणथंभौर का पहला आक्रमण 1299 में हुआ, इसमें विजय अमीर देव की हुई। ठीक है। रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण 1301 में हुआ। सेनापति देखे जाए तो रणमल, रतिपाल, मोहम्मद शाह, गर्बरुख, बेचर, तीतर और केहब्रू। इस जो आक्रमण हुआ था इसमें एक अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति थी नुफरुत खान, ये मारा गया था। कौन मारा गया था? नुफरुत खान। और अगर पहले में देखे जाए तो अमीर देव चौहान के जो सेनापति थे भीम सिंह, वो मारे गए थे। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले अगर परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा तो अगर रणथंभौर के चौहानों में देखा जाए तो सबसे बोला जाएगा इसका संस्थापक, तो संस्थापक था गोविंदराज। ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं रणथंभौर का पहला आक्रमण कब हुआ? तो पहला आक्रमण हुआ 1299 में। जीत किसकी हुई? हमीर। ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रणथंभौर का दूसरा आक्रमण कब हुआ? तो वो 1301 ईस्वी में। सेनापति कौन कौन थे? सेनापति उसमें अमीर के भी देख लेना रणथंभौर के पहले आक्रमण में, और अलाउद्दीन खिलजी के भी देख लेना। जलालुद्दीन से संघर्ष के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इस आक्रमण में, रणथंभौर के पहले आक्रमण में अमीर का सेनापति कौन मारा गया? तो वो था भीम सिंह। इसमें रणथंभौर के दूसरा जो आक्रमण हुआ इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन मारा गया? वो था नुसरत खान। ये भी पूछ सकते हैं।
गद्दार ही पूछ सकते हैं कि रणथंभौर के जो शाखा हुआ उसके गद्दार कौन थे, तो रणमाल रतीपाल और सुजन शाह थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर अधिकार कब किया गया, तो 11 जुलाई 1301 में। जब रणथंभौर पर जो जौहर हुआ वो उसकी अध्यक्षता किसने की, तो रानी रंग देवी ने और बेटी देवल दे ने। ये जौहर किस प्रकार का जौहर था, तो ये पद्मनाथ तालाब में जल जौहर था। कौन किसका जौहर था, जल जौहर, एक जल जौहर था जो पद्मनाथ तालाब में हुआ है। रणथंभौर की विजय के बाद अगर पूछा जाए कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया है, ऐसा किसने कहा और किस दुर्ग के बारे में कहा गया, तो ऐसा अमीर खुसरो ने कहा है। और रणथंभौर विजय होने के बाद रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। इसमें जीत किसकी हुई, तो जीत सीधी सी बात है किसकी हुई, अलाउद्दीन खिलजी की हुई। तभी तो इस पर अधिकार किया गया और तभी तो जौहर करने की नौबत आई। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अपन ने पढ़ लिए हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान इससे पहले अपन ने पढ़े थे शाकंभरी के चौहान, आज हो गए रणथंभौर के चौहान। हम फर्स्ट में चौहानों में एक तो शाकंभरी के चौहान पढ़ चुके हैं, अजमेर के चौहान पढ़ चुके हैं और आज रणथंभौर के चौहान पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगली जो क्लास आएगी सोमवार को, यानी कि अगली अपनी जो क्लास होने वाली है ये मंडे को होने वाली है और तब आएगी अपनी जालौर के चौहानों की क्लास। जालौर के चौहानों की क्लास को भी आप इसी तरह विस्तृत तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना नहीं भूलना, क्योंकि इससे बढ़ती है मेरी हिम्मत और मैं आपको प्रेरित होता हूँ क्लास देने को। तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा देना। ठीक है दोस्तों, और दोस्त जो है वो बस पढ़ने वाले होने चाहिए, टाइम पास या मगर मटर गश्ती करने वाले नहीं होने चाहिए, तो उनको कर देना शेयर। तो ये अपनी आज 10वीं क्लास हो गई पूरी। अब अपन मिलते हैं मंडे को अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।